राइट करेक्ट करेक्ट, +1 ले लेगा। तो यहाँ पे मेरा RM2 मॉड्यूल है, राइट। RM2 मॉड्यूल दोनों भी कंट्रोलर में मुझे चाहिए RM2 मॉड्यूल विच इज़ सपोर्टेड फॉर द रिडंडेंसी। तो ये मेरा रिडंडेंसी के लिए सपोर्ट करता है। और रिडंडेंसी जो है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। यहाँ पे दो केबल कनेक्टर रहेगा, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 के लिए, विच इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। जब आप कंट्रोलर खरीदेंगे तब उसके साथ आपको वो फाइबर ऑप्टिक केबल भी लेना पड़ता है, तो वो डायरेक्टली। और ये आइसोलेशन रहता है, वो आपके नेटवर्क के साथ इंटरलिंक नहीं रहेगा, वो लोकली कनेक्टेड रहेगा RM2 मॉड्यूल। देन दिस EN2TR मॉड्यूल इज़ अ नेटवर्क कम्युनिकेशन कार्ड। तो ये जो है वो नेटवर्क कम्युनिकेशन कार्ड है विच इज़ EN2TR। ये जो नेटवर्क कम्युनिकेशन कार्ड है ये आपका लेवल 1 कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। लेवल 1 का जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका दिस कार्ड के थ्रू हो जाएगा। तो आप इसमें और EN2TR कार्ड ऐड करना चाहते हो तो और आप कार्ड ऐड कर सकते हो। तो इसका मैक्सिमम लिमिट जो है EN2TR कार्ड का एक चेसी में आप 7 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम लिमिट इज 7 फॉर EN2TR कार्ड। ओके, एंड RM2 कार्ड के लिए इस मैक्सिमम लिमिट इज़ 1। तो एक से ज़्यादा हम RM2 कार्ड इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो एक ही RM2 कार्ड रहेगा, वो की रिडंडेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका काम बस रिडंडेंसी का है, जो कि डेटा फ्रॉम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। अगेन आपको अगर प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो आपने अगर कंट्रोलर 1 में डाउनलोड किया तो ऑटोमेटिकली इट गोज टू द कंट्रोलर 2, ऑटोमेटिकली इट सिंक्स फ्रॉम कंट्रोलर 1 टू कंट्रोलर 2। अगर आप कंट्रोलर 2 में डाउनलोड कर रहे हो लेकिन आपका कंट्रोलर 1 इज प्राइमरी, देन it will reject that program and it will synchronize the original program to the controller 2। वो आपका कंट्रोलर 2 में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होगा। नहीं तो अगर सिंक्रोनाइज नहीं हुआ तो वो आपको कंट्रोलर यहाँ पे सिंकिंग एरर देगा और प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट, ऐसा एरर आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है। दोनों कंट्रोलर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, ऐसा आपको वहाँ पे मैसेज दिखेगा। ओके, देन दिस इज N2 कार्ड। तो N2 कार्ड के अभी इसका हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसका बाद में देखेंगे। N2 कार्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर राइट नाउ। तो ये और आपके फिजिकल आईओज चेसिस, हम उसको बोलते हैं चेसिस आईओज। यहाँ पे हम चेसिस आईओज भी ऐड कर सकते हैं। अगर चेसिस के कुछ स्लॉट खाली है तो यहाँ पे हम चेसिस आईओज ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेसिस आईओज ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिडंडेंसी में हम चेसिस आईओ अवॉइड करते हैं, रिडंडेंसी में हम चेसिस आईओ यूज़ नहीं करते। तो कौन सा आईओज यूज़ करना चाहिए? एक तो आप पॉइंट आईओ यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फ्लेक्स आईओ यूज़ कर सकते हो। तो रिडंडेंसी के टाइम पे टू अवॉइड द चेसिस आईओ, तो चेसिस आईओ अवॉइड करके हम चेसी कम से कम साइज़ का ले लेते हैं, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही। अगर हमें EN2TR कार्ड ज़्यादा है तो चेसिस साइज़ ज़्यादा लेंगे, अदरवाइज़ हम चेसिस साइज़ जो है 4 ही रखेंगे। अगर EN2TR कार्ड ज़्यादा है तो हम चेसिस साइज़ इंक्रीज़ करके और 2-3 कार्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी EN2TR एंड EN2T दोनों में डिफरेंस है। EN2TR is support for the redundancy and EN2T is not supporting for the redundancy। तो हाँ, नहीं, दिस फाइबर ऑप्टिक केबल इज इम्पोर्टेंट फॉर द सिंक्रोनाइजिंग बिटवीन टू कंट्रोलर्स। ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए है।
राइट। ये दोनों में सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, रिडंडेंसी के लिए यूज़ होता है। लेकिन EN2TR इज द नेटवर्क रिडंडेंसी कार्ड, नॉट द कंट्रोलर रिडंडेंसी कार्ड। RM2, हाँ, लेकिन अगर अगर आपको रिंग नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपको उसका EN2TR का ज़रूरत है। हाँ, हाँ, अगर आपने EN2T यूज़ किया, इसमें रिंग में नहीं कनेक्ट किया, डायरेक्टली स्विच को कनेक्ट किया, तो इसका भी डेटा आएगा, ये कंट्रोलर का भी डेटा आएगा, ये कंट्रोलर का भी डेटा आएगा, दोनों का कोलिजन होता है, डेटा कोलिजन, इसको डेटा कोलिजन बोलता है। डेटा कोलिजन होगा तो आपका बीच बीच में आईओ पैकेट मिस हो जाएगा। आईओ पैकेट मिस हो गया तो आपका कंट्रोलर फॉल्ट में भी जा सकता है, नहीं तो कुछ आईओ का डेटा भी मिस हो सकता है। इसलिए दे यूज्ड EN2TR मॉड्यूल। अगर आपका EN2TR मॉड्यूल नहीं है तो दोनों अगर स्विच को कनेक्टेड है डायरेक्टली, यहाँ से EN2T से स्विच को कनेक्ट है, यहाँ से EN2T से स्विच को कनेक्ट है, तो वहाँ पे डेटा कोलिजन होता है, क्योंकि डेटा दोनों जगह से आता है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो वो स्विच को, हाँ, आईपी अलग है लेकिन डेटा सेम ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई आईओ ऑन करना है तो यहाँ से भी डेटा आता है, यहाँ से भी डेटा आता है, दोनों जगह से वो नहीं, स्टॉप में रहेगा, लेकिन डेटा सिंक्रोनाइज रहता है कंटिन्यूसली। जो बिट यहाँ पे ऑन दिखेगा वही बिट आपको सेम यहाँ पे ऑन दिखेगा, इधर ऑफ है तो इधर भी ऑफ दिखेगा, तो वो डेटा, हाँ, 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 यस, यस। अगर अगर आपका आपके पास रिडंडेंसी कंट्रोलर नहीं है, नहीं, EN2TR इज डिफरेंट, ANTR इज डिफरेंट, AENTR इज डिफरेंट। हाँ, हाँ, यस। अगर यहाँ से आपने वायर डिस्कनेक्ट किया, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट किया ग्रीन वाला, स्विच में डाला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रनिंग करेगा। यस, यस, इट विल वर्क, यस, इट विल वर्क। हाँ, 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 दो पोर्ट रहता है इसमें, EN2TR में दो। EN2 मीन्स इथरनेट टू पोर्ट ऐसा रहता है EN2। हाँ, देन EN2T नेटवर्क, EN2T नेटवर्क आप अगर इंटरफेस करना चाहते हो थर्ड पार्टी और कुछ नेटवर्क कार्ड है तो उसके लिए EN2T कार्ड यूज़ करते हैं। ओके, देन कंट्रोलर सीरीज, आपका कंट्रोलर सीरीज यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में आप कंट्रोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये कंट्रोलर आपका कोई भी स्लॉट में इंस्टॉल हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोलर आपका फर्स्ट स्लॉट में होना चाहिए या सेकंड स्लॉट में होना चाहिए या लास्ट स्लॉट में होना चाहिए। तो कोई भी स्लॉट में आप कंट्रोलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी स्लॉट में आप RM2 मॉड्यूल और EN2TR मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर रिडंडेंसी है तो उस टाइम पे यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन आपको सेकंड चेसिस में चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन शुड बी सेम फॉर द बोथ द चेसिस। ओके, एंड फर्स्ट दिस कार्ड इज योर पावर कार्ड। ये फर्स्ट वाला जो है वो आपका पावर कार्ड रहता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर है मेरा L74 1756L74। ओके, ये हो गया। देन मेरा नेटवर्क चला जाता है पॉइंट आईओ के पास। अभी एरिया वाइज हमने पॉइंट आईओ
सेपरेट किया है। तो फर्स्ट एरिया इज़ 800 लीटर मिक्सिंग वेसल। तो यहाँ पे मेरे कितने आयोज है, सपोज डी आई इज़ 12, डी ओ इज़ 4, ए आई इज़ 33 एंड ए ओ इज़ 3। ओके, तो 12 है, तो मैक्सिमम डी आई जो है एक कार्ड में मेरे रहते हैं 8। 8 से ज़्यादा डी आई नहीं रहते एक कार्ड में। तो यहाँ पे मुझे कितने कार्ड सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 2। तो 2 कार्ड में यहाँ पे इसने यहाँ पे क्या किया है, बी आई बी 8 एंड आई बी 4, दीज आर 12 डी आई। नहीं तो आप आई बी 8 भी यूज़ कर सकते हो, 4 आपके आई वो डी आई स्पेयर रहेंगे। देन डी ओ इज़ 4, यहाँ पे मेरा ओ बी 4 है, यहाँ पे भी मेरा क्या रहेगा 8 चैनल का ओ बी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 स्पेयर रख सकता हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं है तो ना रखें। देन ए आई कितने, 33। तो यहाँ पे ए आई के चैनल्स कितने हैं, दिस आई 8 सी, इट इज़ करंट कार्ड, सी मीन्स करंट कार्ड, वी मीन्स वोल्टेज कार्ड, आई मीन्स एनालॉग इनपुट। तो यहाँ पे 8 चैनल है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके हो जाएंगे 32 एंड अगेन यू नीड 1 चैनल, तो यहाँ पे आई 2C ये भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन यूज़ ऑल द सेम चैनल कार्ड्स, 8 चैनल 8 चैनल। देन एनालॉग आउटपुट कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 चैनल का एनालॉग करंट कार्ड ले लिया। ओके, ये आप 8 का भी ले सकते हो और जो आपको मर्जी, आपको अगर कार्ड सेम ही प्राइस में मिल रहा है तो यूज़ इट फॉर द मोर। अगर कार्ड का प्राइस बहुत डिफरेंस आ रहा है तो आप कम आइवर्स का कार्ड यूज़ कर सकते हो। ओके, तो डिपेंड्स ऑन योर प्राइस एंड डिज़ाइन फिलोसफी। एंड यहाँ पे और देख सकते हो नीचे इटैफ, अगर मुझे इस रिंग को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, रिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है एंड थर्ड पार्टी डिवाइस मुझे इंटरफेस करना है, जैसे कि LM-S5, दिस इज अ स्विच एंड मेरा फॉल्व गैंग यहाँ पे है, जो कि हम उसको बोलते हैं डिवाइस आईओस, सॉरी फील्ड आईओस। इसको हम फॉल्व गैंग को फील्ड आईओस बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली फील्ड में माउंटेड रहेगा। तो सपोज आपका फेस्टो का हॉल गैंग है, 12 आईओस का फेस्टो का हॉल गैंग है, तो वो डायरेक्टली आप पीएलसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसको आईओ की ज़रूरत नहीं है, उसको एनालॉग इनपुट आउटपुट, डिजिटल इनपुट आउटपुट की ज़रूरत नहीं है, जो कि डायरेक्टली हॉल गैंग के साथ इंटरफेस हो सकता है। आपका पीएलसी डायरेक्टली हॉल गैंग के साथ इंटरफेस हो सकता है, जैसे कि फेस्टो ने रॉकवेल के साथ टाई अप करके उनका जो हॉल गैंग मॉड्यूल है वो डायरेक्टली इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे आपके DI बहुत सारे बच जाते, सॉरी DO बचेंगे, तो यहाँ पे आपको DO यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मल्टीपल हॉल गैंग्स है तो वहाँ पे आपको स्विच यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक ही हॉल गैंग है तो डायरेक्टली आप ETAP को कनेक्ट कर सकते हो। ETAP को 3 पोर्ट्स रहते हैं, 2 इज़ फॉर रिंग कम्युनिकेशन एंड 1 इज़ फॉर टेकआउट। तो वो रिंग से बाहर नेटवर्क लेने के लिए एक पोर्ट रहता है, 3 पोर्ट्स इज़ देयर फॉर द ETAP। उस एक पोर्ट को कनेक्ट करके, स्विच को कनेक्ट करके आप मल्टीपल पोर्ट्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके हॉल गैंग के आईओ डिवाइसेस रहेंगे। अगेन वी गो टू द सेकंड ग्रुप। तो यहाँ पे मेरा है 800 लीटर CIP सिस्टम। तो यहाँ पे भी सेम 15 DI, DO5, AI9, AO2, तो ये है। तो इसका भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो ज़्यादा ले सकते हो, कम लेना है तो कम वाला कार्ड भी ले सकते हो। लेकिन आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप आईओ कॉन्फ़िगरेशन करते हो,
IO कॉन्फ़िगरेशन शुड बी मैच विद द फिजिकल, जो फिजिकल आपका है उसको मैच करना चाहिए। देन सेम यहाँ पे आप अगेन फॉल गैंग के लिए ई टैप लगा के ले सकते हो। यहाँ पे लगाओ, ये बहुत सारा डिस्टेंस है इसलिए इसने यहाँ पे भी ई टैप लगाया है। अदरवाइज अगर डिस्टेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली इसी स्विच को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत सारे फाउल गैंग है तो स्विच पोर्ट का साइज इंक्रीज करके आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसका एरिया डिफरेंट है एंड नेटवर्क लेंथ इज वेरी large, that's why they using the different etaf for the same network। तो यहाँ पे मेरा etaf आ गया। okay, then again it connects through the etaf। okay, again we will go to the next। here is the CIP system। तो CIP सिस्टम के लिए भी मेरे कुछ IOs है। यहाँ पे आपको IOs का नंबर भी दिखेगा, IB8, IB8, OB8, IE8C, IE2C, OE2C। again there is one etaf to connect this whole gang। here is the similar case, docking station, again etaf and whole gang, again docking station, PLC IOs, etaf and whole gang। ये हो गया मेरा लेवल 0 एंड लेवल 1 का नेटवर्क कंप्लीट। ओके, देन अभी सेम रिंग में मेरा क्या है, एक स्विच कनेक्टेड है विच इज BMS 20 CL स्विच, रॉकवेल स्विच। तो इसी स्विच को मेरे फिजिकल सॉरी रिमोट आईओस जो है या थर्ड पार्टी डिवाइसेस आईओस, ये मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो इस स्विच के थ्रू एडिशनल इथरनेट पोर्ट वी रिक्वायर्ड फॉर टू कनेक्ट दिस PLCs और IO डिवाइसेस। इसके लिए थर्ड पार्टी सिस्टम इंटरफेस हम डायरेक्टली कंट्रोलर के साथ कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये जो IOs है वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द PLC थ्रू रिंग नेटवर्क, सभी रिंग नेटवर्क में है। अगर रिंग नेटवर्क में एक मेरा वायर ब्रेक होता है, रिंग नेटवर्क कंसेप्ट आपको सबको पता रहेगा, तो एक वायर ब्रेक रहेगा तो दूसरी जगह से आपका कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके, देन हियर इज द 2 स्विचेस। यहाँ पे 2 स्विचेस है, दोनों स्विचेस का नेटवर्क अलग अलग दिया है। देन इट विल इंटरफेस विद द लेवल 2। आपका ये नेटवर्क लेवल 2 के साथ इंटरफेस हो रहा है। यहाँ पे वायर नहीं दिखाया, इसका मतलब है ये सभी डिवाइसेस कनेक्टेड विद दिस डिवाइसेस, इसके साथ वो कनेक्टेड है। यहाँ पे जस्ट रेलिंग दिखाया है। देन अभी सिस्टम आर्किटेक्चर में आपको क्या चाहिए, PLC को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन। कुछ आपको चेंज करना है, कुछ एक एडिशनल चेंजेस करने हैं, प्रोग्राम में चेंज करना है, प्रोग्राम डाउनलोड करना है, कुछ भी करना है, मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन, जो कि आपका लैपटॉप हो सकता है या कोई फिजिकल डिवाइस फिजिकल PC हो सकता है। इसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप विंडोज़ 10 प्रोफेशनल रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन आपके हिसाब से हो सकता है जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। देन FTP AC क्लाइंट, दिस आर द टेबल टॉप। हम नॉर्मली इसको HMI भी बोलते हैं, लेकिन HMI इज़ लिटिल बिट डिफरेंट एंड टेबल टॉप इज़ लिटिल बिट डिफरेंस। तो यहाँ पे डॉकिंग स्टेशन पे टेबल टॉप है, इसमें विंडोज़ 10 OS है और विच इज़ कनेक्टेड विद द सेम सर्वर विच इज़ फैक्ट्री टॉक व्यू सर्वर। फैक्ट्री टॉक व्यू सर्वर के साथ एक कनेक्टेड रहेंगे, जहाँ से आप उसका स्क्रीन, HMI स्क्रीन और SCADA स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटर कैन एक्सेस द स्क्रीन फ्रॉम दिस टेबल टॉप क्लाइंट।
नहीं तो HMI रहेगा। HMI जनरली हम मशीन पे लगाते हैं, टेबल टॉप हम ऑपरेटर स्टेशन पे लगाते हैं। ओके, देन अगर इसी नेटवर्क को मुझे इंटरनेट पे एक्सेस करना है, रिमोट एक्सेस, जैसे कि मेरा प्लांट कहीं दूर है, वहाँ से मुझे इंटरनेट पे एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं रिमोट एक्सेस मॉड्यूल। ये कि GPS का भी हो सकता है और इंटरनेट का भी हो सकता है, कोई भी दोनों केस में भी आ सकता है। नहीं तो नेटिंग करके आप इंटरनेट पे ले सकते हो। एक तो GPRS मॉड्यूल यूज़ करो, नहीं तो इंटरनेट यूज़ करो GPRS मॉड्यूल के लिए, अदरवाइज यू कैन यूज़ द netting card and then you can route with the local physical network। ओके, देन यहाँ पे भी सिमिलर टेबल टॉप्स है, हर मशीन के लिए अलग अलग टेबल टॉप है। जैसे इसको भी हम बोलेंगे FTP AC client, these are the FTP AC clients। configuration is 8 GB and hard disk is 500 GB, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन रैम हमें मैक्सिमम चाहिए। 8 GB रहेगा तो इजी रहेगा, 4 GB भी चलता है, लेकिन 8 GB इज सुटेबल फॉर द इजी एप्लीकेशन। देन मेरे यहाँ पे 2 SCADA सर्वर्स हैं, these are 2 SCADA server, server 1 and server 2 which is redundant to each other। ये भी मेरा जैसे PLC redundant है, यहाँ पे मेरा SCADA redundant server है। SCADA redundant सर्वर के लिए हमें चाहिए विंडोज़ सर्वर। विंडोज़ सर्वर जो कि आपका 2016 हो सकता है, 2013 हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कोई भी आप जो लेटेस्ट रहेगा वो आप यूज़ कर सकते हो। रैम इट विल बी 8 GB और 16 GB, विच इज़ हायर इज़ मोर बेटर देन द लोअर। देन आपका लाइसेंस जो है कितने स्क्रीन को सपोर्ट करता है, दैट इज FT5 AC 250 डिस्प्लेस, ये सपोर्ट करता है 250 से सर्वर। आप यहाँ पे अनलिमिटेड का लाइसेंस लेंगे तो अनलिमिटेड, 10 डिस्प्ले का लेंगे तो 10 डिस्प्लेस, 25 डिस्प्लेस का लेंगे तो 25, 50 डिस्प्लेस का लेंगे तो 50। ये इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड ये सभी आपका रहेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर 25 में भी आप सफिशिएंट है तो ओके। यस, बोलो ना। यस यस, नंबर ऑफ द स्क्रीन्स। We will see in the SCADA training। AC is the studio edition, means SCADA, उसको हम SCADA बोलते हैं जनरली, एंड ME is machine edition which is HMI एक्चुअली। वो सॉफ्ट ME हम HMI के लिए यूज़ करते हैं एंड AC हम SCADA डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्क्रीन्स के ऊपर डिपेंड है। हाँ, कितने भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा टैक्स आप वहाँ पे रखेंगे उतना आपका स्क्रीन स्लो हो जाएगा। तो बेटर वे, the faceplate is better solution to reduce the screen size, screen number of screens। And one thing, the parameter passing, suppose you have hundred machines and all 100 machines are similar IOs, सभी 100 मशीन के ऊपर आपको सिमिलर आईओस है, तो अगर यहाँ पे आपको 100 स्क्रीन्स बनाना है तो कितना टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। तो रॉकवेल ने और बेस्ट फीचर दिया है पैरामीटर पासिंग। तो पैरामीटर बाकी सॉफ्टवेयर में भी रहता है पैरामीटर पासिंग, यहाँ पे एक ही स्क्रीन आप 100 मशीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक ही स्क्रीन मीन्स आपका 100 टाइम्स स्क्रीन डेवलपमेंट का टाइम बचेगा, नंबर ऑफ स्क्रीन का लाइसेंस बचेगा, कम स्क्रीन्स में आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, और आपका जो डायग्नोस्टिक टाइम जो है वो रिड्यूस होता है।
आपका डायग्नोसिस करने के लिए या कुछ ट्रबल शूटिंग करने के लिए जो टाइम लगता है, और स्क्रीन में कुछ अगर चेंजेस आए तो भी चेंज करने के लिए एक ही स्क्रीन में चेंज करो, बाकी 100 स्क्रीन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मीन्स फिजिकली आपका एक ही स्क्रीन अवेलेबल रहेगा, लेकिन पैरामीटर पासिंग की वजह से आप 100 स्क्रीन्स 100 इक्विपमेंट के लिए वो स्क्रीन यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पैरामीटर पासिंग। तो अगर 100 मशीन्स है, सेम स्ट्रक्चर है, तो आपको 250 डिस्प्ले का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 डिस्प्ले का लाइसेंस लिया, 25 डिस्प्ले का लाइसेंस लिया, तो भी आपका उसमें प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, अगर आपके पास पैरामीटर पासिंग का नॉलेज है तो। ओके, देन सर्वर 3। यहाँ पे सर्वर 3 यूज़ किया है डेटा सर्वर करके। डेटा सर्वर में आपका जो कि एसक्यूएल डेटाबेस रहेगा, या फैक्टरडॉक हिस्टोरियन रहेगा, या कुछ और एनालिटिकल सॉफ्टवेयर्स जैसे कि आप एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे, वो सॉफ्टवेयर्स आप यहाँ पे डेटा सर्वर में रख सकते हो। आपका एसक्यूएल यहाँ पे भी हो सकता है, सर्वर 1 और सर्वर 2 में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिडंडेंसी के टाइम पे अगर सर्वर 1 बंद है, तो सर्वर 2 के पास वो एसक्यूएल सर्वर नहीं रहेगा, तो वो डेटा लॉग आपका नहीं होगा। इसीलिए थर्ड सर्वर में हम डेटाबेस सर्वर रखते हैं, विच इज़ डेटा सर्वर। तो अगर थर्ड सर्वर ही बंद हो गया, समझो ये सर्वर ही मेरा बंद हो गया, तो जो प्राइमरी सर्वर है वो क्या करता है, लोकल फाइल क्रिएट करता है। अगर 10 मिनट या आपने जो टाइम दिया है 1 डे का, अगर 1 डे में वो रिकवर नहीं हुआ तो आपका डेटा लॉस हो सकता है। अदरवाइज इट विल बफर द डेटा फॉर 1 डे और वट एवर टाइम यू हैव कॉन्फ़िगर्ड, 1 डे, 1 मंथ और 1 आवर और 2 आवर, वट एवर, इट विल डायरेक्टली पुश दैट डेटा इनटू द डेटा सर्वर। वो डेटा सर्वर में आपका डेटा पुश करेगा। एक दिन के बाद भी आपका डेटा सर्वर ऑन हो गया तो ओके, तो वहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। और दोनों सर्वर आपका डेटाबेस इज कनेक्टेड। अभी यहाँ पे भी सेम फिलोसफी अप्लाई होता है, लॉजिक डायरेक्टरी। तो लॉजिक डायरेक्टरी जो है आपका कोई भी एक सर्वर में रहेगा, लेकिन इट विल रिफ्लेक्ट टू ऑटोमेटिकली विद द सर्वर 2। जैसे कि पीएलसी में भी आपका डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो सिंक्रोनाइज होता है कंट्रोलर 2 के साथ, वैसे ही आपका डेटा डायरेक्टरी एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफ़र होता है। एंड आपका लाइसेंसिंग जो है, आप लाइसेंसिंग इस सर्वर में रख सकते हो या इस सर्वर में रख सकते हो, दोनों में से कोई भी सर्वर में रख सकते हो, या नेटवर्क सर्वर में रख सकते हो। नेटवर्क सर्वर में भी आपने लाइसेंस रखा तो भी आप वहाँ से नेटवर्क सर्वर को पाथ दे सकते हो, नेटवर्किंग डायरेक्टरी के थ्रू लाइसेंस कहाँ पे लोकेटेड है। इट विल डायरेक्टली ब्राउज एंड टेक द लाइसेंस। अगर अगर सपोज समझो आपने सर्वर 1 में और सर्वर 2 में, सर्वर 1 में लाइसेंसेस डाला है, यहाँ पे आपने 10 लाइसेंस क्लाइंट लाइसेंस डाला है, लेकिन आपके पास 10 क्लाइंट्स है, लेकिन सर्वर 1 बंद हो गया, दिस विल ऑफ, देन योर क्लाइंट डजंट गेट एनी लाइसेंस। आपके क्लाइंट के पास कोई लाइसेंस नहीं रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली 7 डेज के बाद बंद हो जाएगा। क्लाइंट ऑटोमेटिकली 7 डेज के बाद बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आप दो ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। एक तो यहाँ पे 5 लाइसेंस ऐड करो, यहाँ पे 5 लाइसेंस ऐड करो। दोनों लाइसेंस को हम 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऐड किया, यहाँ पे 5 ऐड किया। अगर मेरा क्लाइंट बंद है, सॉरी सर्वर मेरा एक बंद हो गया, 7 दिन के अंदर उसको अगेन इट विल रिवर्किंग, देन इट विल टेक द ऑल लाइसेंस अगेन बैक। अगर 7 दिन के बाद भी मेरा लाइसेंस एक्टिवेट नहीं हुआ, तो अगर मेरा नीचे 10 क्लाइंट है
तो 10 में से जो एक्टिवेट है वो अगर मैंने क्लाइंट बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली दैट लाइसेंस शिफ्ट विथ नॉन लाइसेंस क्लाइंट, नॉन लाइसेंस क्लाइंट के साथ वो लाइसेंस अटैच हो जाएगा, एंड व्हेन यू स्टार्ट इट बैक इट विल बी अनलाइसेंस क्लाइंट। तो अगेन ये 7 दिन के लिए आपका चल सकता है। तो ऐसे करके भी यूज़ कर सकते हैं लाइसेंसिंग। अदरवाइज यहाँ पे आप इसका लाइसेंसिंग यहाँ पे करेंगे, अगर थर्ड सर्वर ही बंद हो गया तो किसी भी क्लाइंट को लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अगर आपका सर्वर 7 दिन के अंदर रिकवर नहीं होता है, तो रिकवर हो गया तो वो चालू रहेगा। इसलिए रॉकवेल 7 डेज का लाइसेंस एक्सपायरी देता है, क्योंकि आपका सिस्टम स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में ही लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपको 7 दिन का टाइम मिलता है लाइसेंस रिन्यू करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए, वो बफर टाइम आपको मिलता है। ये हो गया आपका सर्वर लेवल 2। सर्वर यहाँ पे आपका सभी एनालिटिकल सॉफ्टवेयर जो कुछ भी रहेगा वो सभी यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट लेवल आता है लेवल 3। यहाँ पे लेवल 3 में आपका आएगा हिस्टोरियन। यहाँ पे आपका हिस्टोरियन भी आ सकता है। हिस्टोरियन आपका लेवल 2 में भी आ सकता है और लेवल 3 में भी आ सकता है। लेवल 3 में कैसे आएगा, जैसे कि ये आपका तो फिजिकल यहाँ पे रहेगा, ये रिमोट हिस्टोरियन रहेगा। लेवल 3 में आपका रिमोट हिस्टोरियन आ सकता है, वहाँ पे ERP आ सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आ सकता है, कुछ एक्सेल एनालिटिकल टूल्स है वो भी लेवल 3 में आ सकते हैं। उसको हम बोलते हैं लेवल 3 ERP नेटवर्क। तो ये एंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है लेवल 3। तो लेवल 3 मोस्ट ऑफ द केसेस में फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, इसी केस में लेवल 3 की ज़रूरत पड़ती है। या कोई बहुत सारा प्रोडक्ट में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो MES भी यूज़ कर रहा है, तो उस केस में आपको लेवल 3 की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आपका नेटवर्क बस लोकल के लिए डिपेंडेंट है तो वहाँ पे लेवल 3 नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसके अलावा इस आर्किटेक्चर के ऊपर आपका कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज रहेगा तो आप पूछ सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन विद दिस। बोलो। हाँ बोलो ना। ओके। कहाँ पे बोल रहे हैं आप? एक एक मिनट। हाँ हाँ, ये ईटैप ना। हाँ, ये LMS स्विच है, ये इथरनेट स्विच, दिस इज द इथरनेट स्विच, दिस इज ईटैप। ईटैप आपको रिंग नेटवर्क, अगर ये स्विच मुझे यहाँ पे रिंग नेटवर्क में डालना है तो मैं रिंग नेटवर्क में नहीं डाल सकता ये स्विच को, बिकॉज दिस इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द DLR। DLR मीन्स डिवाइस लेवल रिंग नेटवर्क। तो DLR के लिए ये स्विच सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मुझे ईटैप यहाँ पे डालना पड़ता है। ईटैप को 3 पोर्ट्स रहता है, 2 रहता है DLR के लिए, डिवाइस लेवल रिंग नेटवर्क के लिए, एंड एक रहता है टेकआउट, नेटवर्क बाहर लाने के लिए। हाँ 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 हाँ, डाल सकते हैं ना, लेकिन डाल सकते हैं। यहाँ पे उसने डिफरेंट डिफरेंट ई टैग क्यों डाला है, बिकॉज दिस एरिया इज़ डिफरेंट, दिस एरिया इज़ डिफरेंट, दोनों एरिया अलग अलग है और इसका डिस्टेंस बहुत है। हाँ, नहीं, 100 मीटर के ऊपर नहीं यूज़ कर सकते इसलिए।
हाँ हाँ। लेकिन फाइबर फाइबर ऑप्टिक केबल अगर यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट अब ज़्यादा जाएगा। फाइबर ऑप्टिक क्यों? उसको रिसीवर ट्रांसमीटर भी ज़रूरत है फाइबर ऑप्टिक के लिए। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसका एरिया एरिया वाइज नेटवर्क डिफरेंट है, इसलिए इसने अलग अलग ये टैब लगाया। एरिया डिफरेंट है और हर एरिया का डिस्टेंस 100 मीटर से भी ज़्यादा है। हाँ, नहीं, लेकिन ये जो नेटवर्क है ये आपका दोनों साइड से अगर कंसिडर करेंगे रिंग में, तो वो 100 मीटर से नहीं जाता है। एक जो डिपेंड्स ऑन द योर केबल सिलेक्शन। केबल आपका जो है, केबल कौन से टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे डीएलआर के लिए जो केबल यूज़ होता है ना, वो, वो हाई क्वालिटी का केबल होता है, स्क्रीनिंग केबल रहता है। स्क्रीनिंग केबल, हाँ, कैट 6 के ऊपर का केबल रहता है एक, कैट 6 विथ स्क्रीनिंग रहता है। स्क्रीनिंग उसके साथ शील्डिंग भी रहेगा, तो वो नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए एक्चुअली नॉर्मल केबल जो रहता है कैट 6 का, कैट 6 से वो डबल साइज का केबल रहता है, वो यूज़ करते हैं रिंग के लिए अगर नेटवर्क बड़ा है तो। प्रॉफिनेट प्रॉफिनेट नहीं है इसमें अभी। प्रॉफिनेट इसमें रॉकवेल में ज़्यादातर नहीं यूज़ होता है। वो बस प्रॉफिनेट सीमेंस में यूज़ होता है ज़्यादातर। यहाँ पे इथरनेट पे ही खेलता है सब, इनको इथरनेट ईजी लगता है। लेकिन प्रॉफिनेट भी नेटवर्क है तो आप इंटरफेस कर सकते हो, प्रॉफिनेट का कार्ड डाल के उसको प्रॉफिनेट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है वो देखते हैं, एक मिनट। हाँ हाँ, लंच ब्रेक लेना है। 3 मिनट, 3 मिनट के बाद लंच ब्रेक लेते हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, कॉन्फ़िग तब ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन करो या खाना खाओ या टीवी देखो, कुछ भी। उसके बाद देखेंगे हम क्या करना है। पहले मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ वो, कि जिसको करना है बीच में तो वो कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो पहले क्या करना है, हमें ये कंट्रोलर सिलेक्ट करना है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको कंट्रोलर सिलेक्ट करना है, वर्जन सिलेक्ट करना है, एंड रिडंडेंसी है तो रिडंडेंसी यूज़ करना है। अभी हम क्या करेंगे, रिडंडेंसी का बाद में देखेंगे, पहले एक कंट्रोलर। रिडंडेंसी में भी जस्ट रिडंडेंसी टिक करना होता है, जहाँ वहाँ पे जस्ट रिडंडेंसी इनेबल करना पड़ता है, बाकी वहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं रहती। रिडंडेंसी के केस में भी हम एक ही कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं, और सिंगल में भी हम एक ही कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करना है। ओके, ये कंट्रोलर आपने सिलेक्ट किया, वर्जन सिलेक्ट किया, देन ये एन टू टी आर कार्ड सिलेक्ट करो, देन ये एन टू टी कार्ड सिलेक्ट करो, देन आर एम टू मॉडल की ज़रूरत नहीं है। आर एम टू मॉडल वहाँ पे अभी मत डालो, डाला तो आपको रिडंडेंसी इनेबल करना पड़ेगा। डालना है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर एम टू मॉडल भी आप डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन वहाँ पे रिडंडेंसी इनेबल करना पड़ता है उसके लिए। तो ये हो गया। उसके बाद आप ए एन टी आर मॉड्यूल ले लो, ए एन टी आर मॉड्यूल लेना है। उसके बाद ए एन टी आर मॉड्यूल लेने के बाद उसके अंडर आप एक कार्ड कॉन्फ़िगर करो, जितने भी कार्ड्स है वो कॉन्फ़िगर करो। वो कार्ड कॉन्फ़िगर हो गए, देन ये वाला ए एन टी आर ले लो, इसके कार्ड कॉन्फ़िगर करो, देन ये वाला ए एन टी आर ले लो, इसके कार्ड कॉन्फ़िगर करो, देन दिस ए एन टी आर, देन दिस ए एन टी आर। सभी ए एन टी आर मॉड्यूल कॉन्फ़िगर होने के बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन
ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। लेकिन अभी लेवल 0 को इंटरफेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई टैप को वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे जस्ट ये नेमिंग फिलोसफी यूज़ करो, ANTR_CIP, CIP 800, CIP नहीं तो 400 लीटर CIP, ऐसे CIP_800 लीटर, CIP_400 लीटर, ऐसे नेमिंग फिलोसफी भी सेम यूज़ करो। डॉकिंग स्टेशन 1, देन ANTR डॉकिंग स्टेशन 2, ऐसे नेमिंग फिलोसफी यूज़ करो जो कि इजी जाएगा। इसको शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, doc_sta_1, ऐसे नेमिंग फिलोसफी अप्लाई करो। देन ETAP आप ETAP को भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, ETAP_CIP 800 लीटर, ETAP_400 लीटर। एंड देन स्विचेस, उसी ETAP के अंडर आपको स्विचेस कॉन्फ़िगर करना है, वहाँ पे स्विचेस कॉन्फ़िगर करो। ये स्विच आपको ट्री में देखेंगे तो कम्युनिकेशन के अंडर आपको स्विच दिखेगा, दिस ETAP भी दिखेगा, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, सेम बाकी ETAP के लिए भी। देन थर्ड पार्टी डिवाइसेस, अगर थर्ड पार्टी डिवाइस है तो थर्ड पार्टी डिवाइस आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लेकिन पहले मैं ये कहूँगा कि ETAP और स्विचेस को पहले छोड़ो, पहले ANTR मॉड्यूल एंड कंट्रोलर एंड IO मॉड्यूल इतना कॉन्फ़िगर करो, बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी ब्रेक लेंगे। जिसका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है वो कर सकते हैं, नहीं तो आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगर करना शुरू कर दो। हम अभी